भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है आम जनता। लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। घटनास्थल पर पहुंची है एसआईटी की टीम। आग लगने वाली जगह पर पहुंची है एसआईटी की टीम, जिसके जिम्मे अब यह पूरी जांच है। जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची है। मुआयना किया जा रहा है, हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही। किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, यह एक लाइन का स्टेटमेंट जारी किया गया है। देखिए एक मिनट माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विशेष जांच दल का जो गठन हुआ है उसमें अभी हम लोग मौका मुआयना कर रहे हैं। हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जो कि निर्धारित समय सीमाएं में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप कृपया समय दीजिए ताकि हम धन्यवाद। और अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसआईटी की टीम को सुपुर्द कर दी गई है जांच। 7 दिनों में सीएम को रिपोर्ट सौंपनी है अभिजीत, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यहां तो हादसा हो गया तो नींद से जागने का दिखावा किया जा रहा है, लेकिन ऐसी तमाम सैकड़ों इमारतें इसी राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं, जिसके लिए अभी प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की, इस पूरे सड़े गले सिस्टम की आंखें बंद हैं। उनके बारे में भी कोई कुछ सोचेगा? जी निश्चित तौर पर समीर, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक घटना पर एसआईटी 2 बना दी गई, लेकिन क्या एक एसआईटी बनाकर तमाम बिल्डिंग्स की स्क्रूटनी की जाएगी और उन बिल्डिंग्स को चिन्हित किया जाएगा जो कि बेहद खतरनाक स्थिति में है, और उसमें भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं, बाकायदा नर्सिंग होम चलाए जा रहे हैं, और इस तरीके के कितने ही कमर्शियल संस्थान जो है वहाँ पर चलाए जा रहे हैं। क्या सभी बिल्डिंग्स को छांट कर क्या उनको बंद करने का काम किया जाएगा, सील करने का काम किया जाएगा? क्योंकि यदि प्रशासन ये चाहता है कि अगले बार ये घटना ना हो, अगली बार ये घटना ना हो, अगली बार जाने ना जाए, आग की बड़ी घटनाओं को यदि रोकना है तो ये काम करना पड़ेगा। एक घटना के बाद और 15 मौतों के बाद तो एक एसआईटी गठित कर दी गई है। एफएसएल की टीम आई और अब एसआईटी की टीम भी अंदर मुआयना कर रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है मीडिया का भी, और जो तमाम इन्वेस्टिगेशन की टीम है, एफएसएल भी अभी अंदर ही मौजूद है और एसआईटी भी अंदर ही मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 15 जाने के बाद, यानी कि इस एसआईटी की कीमत है 15 जाने, उसके बाद ये जागे हैं और जागने के बाद अब जांच की जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर क्या भविष्य में क्या होगा और आने वाले समय में केवल इस एक बिल्डिंग पर एक्शन होगा या तमाम ऐसे बिल्डिंग्स को चिन्हित करके बड़ा एक्शन किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में तमाम बिल्डिंग कम से कम आग की घटना के लिहाज से सुरक्षित हो पाए। यदि कोई पढ़ने के लिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रवेश कर रहा है तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, उनके परिवार वाले सुरक्षित महसूस कर सके। ये सवाल सबसे बड़ा है जिसका जवाब आना अभी बाकी है। बिल्कुल अभिजीत, और आप क्योंकि यहाँ पर लगातार पिछले 24 घंटे से एक जानकारी दे रहे हैं, कई इस अग्निकांड को लेकर पर्दाफाश हो चुके हैं। भले ही एसआईटी इस वक्त ये कह रही है कि हर पहलू को बारीकी से जांच के तहत रडार पर लेते हुए एक्शन जरूर होगा, लेकिन लखनऊ बिल्डिंग अग्निकांड पर बड़ा पर्दाफाश हो चुका है। 2016 में बिल्डिंग को ढहाने का आदेश मिला था, 2 महीने के अंदर ही इसे रद्द कर दिया गया। आवासीय इमारत पर कमर्शियल इमारत बनाई गई, इमारत के मालिक ने फायर एनओसी भी नहीं लिया। तो जिस तरीके से लॉज का वायलेशन हुआ है उसको लेकर तमाम बड़ी खबरें सामने आ चुकी हैं, और सवाल यही कि 2 महीने के अंदर ही आदेश को रद्द क्यों कर दिया गया, रेजिडेंशियल को कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल इमारत क्यों बना दिया गया, और फिलहाल इमारत के मालिक ने फायर एनओसी भी नहीं लिया हुआ था। तो आप सोचिए कैसे नियम कायदों को ताक पर रख दिया गया। कहां 2016, कहां 2026, 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन यह इमारत चल रही थी बिना फायर एनओसी के, चल रही थी, नियमों को ताक पर रख कर चल रही थी और कोई पूछने वाला नहीं था। लखनऊ अग्निकांड में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आपको एक एक डिटेल हम अब बताने जा रहे हैं, कब कब क्या क्या हुआ। यह देखिए, सिस्टम ने 15 लोगों की जान ली है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, कोई 18 साल का, कोई 20 साल का। 19 जनवरी 2013 प्रॉपर्टी वीरेंद्र सुरेंद्र शुक्ला ने खरीदी। 20 अगस्त 2014 आवासीय उपयोग के लिए जो नक्शा है वो स्वीकृत कराया गया। एलडीए ने मुकदमा दर्ज किया क्योंकि जो निर्माण था वो अवैध पाया गया। इसके बाद 10 मई 2016 को अवैध निर्माण के खिलाफ बाकायदा ध्वस्तीकरण का आदेश दिया जाता है, लेकिन 5 जुलाई 2016 को यह आदेश निरस्त हो जाता है। 2014 में आवासीय इमारत को कमर्शियल बनाया गया था और 2016 में यह गलती एक तरह से पकड़ ली जाती है। आदेश जारी होता है, लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर ही आदेश वापस ले लिया जाता है।
ये बैकग्राउंड समझना भी, जानना भी जरूरी है। वहीं हत्याकांड में हुए पर्दाफाश से अब बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि 15 निर्दोष लोगों के जिंदा जलने का जिम्मेदार कौन है? जब निर्माण अवैध था तो ध्वस्तीकरण क्यों नहीं हुआ? ये दूसरा सबसे बड़ा सवाल। तीसरा सवाल, बिल्डिंग ध्वस्तीकरण का आदेश वापस करने वाला था कौन? चौथा बड़ा सवाल, पिछले 10 साल में 2016 से 2026 तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सवाल यह भी कि 3 जून के बाद ही सरकार ने फायर ऑडिट के निर्देश क्यों दिए? क्या अलीगंज की इस इमारत का फायर ऑडिट हुआ? और अगर फायर ऑडिट हुआ तो आग क्यों और कैसे लगी? बड़ा सवाल तो यही है कि क्या अग्निकांड के असली गुनहगार फिर बच जाएंगे? जी हां, क्योंकि आमतौर पर होता यही है, जो असली जिम्मेदार होते हैं वो बच जाते हैं और वही ढर्रा फिर से शुरू हो जाता है और सिस्टम उसी तरह से काम करने लगता है जैसा कि हादसे से पहले कर रहा होता है। इस हादसे में दिल्ली की रहने वाली लवप्रीत भी घायल हुई। हादसे के वक्त हुआ क्या, लवप्रीत की जुबानी आपको सुनवाते हैं। सुबह भी आग लगी थी, क्या हल्की हुई तो क्या धुंध भर गई, निकलने का मौका नहीं मिला था या कोई और कारण? आप कैसे निकले? तार पकड़ के। अच्छा, तार पकड़ गया आपको। सबसे ज्यादा दिक्कत धुआं से हुई, भर गई, लोग अंदर ही रह गए। कोई बचाव का कोई मौका या कोई बचाव अब लोग नहीं कर पाए, जो अंदर फंस गए वो फंसे रहे। अब आपकी तबीयत कैसी? ठीक है, अब नहीं चल। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली से। दिल्ली? दिल्ली की। यहाँ परिवार के साथ रहते थे? अकेले? अकेले रहते। आपके साथ परिवार के लोग हैं? अब मेरा आ रहे हैं परिवार। आ रहे हैं। आप दिल्ली की रहने वाली हैं? ठीक। तो आने जाने का रास्ता सब सीढ़ी ही थी कि सीढ़ी फर्स्ट फ्लोर तक थी, उसके बाद लिफ्ट थी कि ऊपर तक? सीढ़ी थी भैया, एक ही सीढ़ी थी आने जाने। ऊपर तक थी, सेकंड फ्लोर तक कि एक ही फ्लोर तक सीढ़ी थी? उसके बाद सारी सीढ़ी थी। सीढ़ी थी, सकरी थी, एक ही रास्ता था सामने ही फ्रंट। हाँ। और सामने ही आग लगी, निकलने की तरह से निकलने में दिक्कत हुई, अगल बगल कोई निकलने का कोई विकल्प नहीं थी। अब आपको हमारे सहयोगी अभिजीत ठाकुर की भी रिपोर्ट दिखाते हैं, जिन्होंने प्रत्यक्षदर्शियों से बात की, पूरी घटना के बारे में जाना। क्या देखा आपने उसके बारे में? भाई साहब, 2 बजे के करीब की घटना है, जो मिडिल वाले फ्लोर पे स्पार्किंग से आग लग गई। पहले तो शुरुआती था, तो हल्का फुल्का था। कुछ बच्चे जो बीच के 3 फ्लोर वाले हैं वो सारे उतर गए। ऊपर में सीढ़ी नहीं है तो वो सारे फंस गए, और जितने फंसे उसमें से 5 निकल पाए, बाकी सारे। ये जो बताया जा रहा है कि छत पे जाने का रास्ता ही नहीं था, मतलब बंद था। फ्लोर पे सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी नहीं, बस और अगल बगल कोई एग्जिट पॉइंट कुछ? कोई पॉइंट नहीं। जो उसमें अंदर बायोमेट्रिक लगा हुआ था, जहाँ बच्चे थे, सफाई वाली थी यहाँ पर, वो चिल्लाई लेकिन तो अंदर आवाज़ नहीं गई। अच्छा। जहाँ पर बच्चे थे तो बच्चों को पता ही नहीं चला कि नहीं यहाँ पर कोई ऐसी आग लगी हुई है। अच्छा। उनको नहीं पता चला, और अंदर बायोमेट्रिक था, लगा हुआ था। तो बच्चे जब दहशत में भगे तो उनके दिमाग में ये नहीं है कि बायोमेट्रिक लगाना है कि नहीं लगाना है, तो कोई निकल नहीं पाए। दूसरी चीज़, शीशा लगा हुआ था, शीशा नीचे से भी लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, ईंटें फेंक कर, तो शीशा टूट नहीं रहा था। किसी तरीके से शीशा टूटा, जो हिम्मत दिखा पाए वो बगल में केबल लगी थी। 5 बच्चे, एक लड़की, वो उसी से उतरे हैं, बाकी सब उसी बीच में फंसे रह गए। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो बाथरूम में गए, एक जॉस लगा होता है तो उसमें हवा अंदर पास होता है, तो बाथरूम में बंद कर लिए। वही बाथरूम वाले ही मिले हैं। यानी दीवार तोड़ के भी कुछ लोग। एक लड़का ऐसा था कि जो ऊपर से कूदा, लेकिन तो वो सही से नहीं आया, वहाँ जो सामने ग्रिल लगी हुई है, ग्रिल पर गिर गया, और ग्रिल उसके पेट में ही पूरा वो धंस गया, उसकी पसली उसली टूट गई है। जान बचाएगा कैसे भी करेगा। वहाँ कूदा था, लेकिन अब वो सीढ़ी होती तो दुर्घटना ना होती। सीढ़ी वाले सारे बच गए, और बिना सीढ़ी वाले सारे। जो एसी का जो इनका पॉइंट था, जो हवा जो गर्म हवा निकलती है ऑटो वाली, वो सारे सब सीढ़ी के पास में लगे थे, और जब ब्लास्ट होने लगा तो वहीं से ही ब्लास्ट होना शुरू हो गया। एक बड़ी ये भी समस्या है आउटडोर वाला, ये एक बड़ी ये भी समस्या थी कि आदमी जब भागता है तो वहाँ से भगेगा तो वहीं पर करंट है, कोई वहाँ जाना नहीं चाहता है कि भैया कि यहाँ पर करंट लगा है तो फिर वहीं से स्पार्किंग हो रहा है, तो वहाँ कैसे हम भागे। काम बन जाता है। हाँ, आग का ओरिजिनेशन पॉइंट वही था जहाँ हाँ, किनारे, हाँ, एसी, और वो 5 एसी का पॉइंट एक साथ में ही दिया हुआ, और 1 by 1 वो दगना शुरू कर दिया। कंप्रेसर भी ब्लास्ट हुआ होगा तमाम। हाँ, कंप्रेसर में गजब का ब्लास्ट हुआ, वहीं से ही शुरू हुआ।
चूंकि सिंथेटिक था तो आग जब पकड़ी तो तेजी के साथ पकड़ ली, अंदर से लेकर के बाहर तक का सीधा। जब ऊपर जब पकड़ा है तब अंदर वालों को पता चला कि ये आग भी लग गई है, तो बेचारे वो इधर भागना शुरू कर दिए। और अलीगंज में जिस इमारत में जलकर 15 लोगों की, जिसमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स थे, इसी बिल्डिंग के अंदर से TV9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर की अब आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने अपनी आंखों से क्या देखा, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। अलीगंज की जिस बिल्डिंग में आग लगी, भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ग्राउंड जीरो से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंदर में ये सबसे पहले हम आपको एंट्री एग्जिट पॉइंट यहाँ पर दिखा रहे हैं। एंट्री एग्जिट पॉइंट पे कम से कम यहाँ पर 10 AC के आउटर यूनिट लगे हुए हैं, जहाँ से सबसे पहले शॉर्ट सर्किट और आग की शुरुआत हुई। और उसके बाद अगर आप आगे की तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि ये सीढ़ियाँ हैं जाने के लिए। हम अंदर घुसने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं और आप देखिए कि ये सीढ़ियाँ जो हैं, आप देखिए कि ये तस्वीरें यहाँ पर हम आपको अंदर की दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये बॉक्स है, उसके अलावा यहाँ पर एंट्री एग्जिट पॉइंट है और कितनी संकरी जगह है ये हम आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो पुलिस है वो अंदर में घुसने से भी रोक रहे हैं यहाँ पर लोग, लेकिन आपको अब हम अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर ये आग लगी और इतनी बड़ी घटना यहाँ पर हो गई। ये देखिए बाइक जली हुई है, उसके अलावा यहाँ पर जो बैटरी स्कूटर्स होते हैं वो यहाँ पर जले हुए आपको दिखाई देंगे। जो आउटर यूनिट AC की होती है वो यहाँ पर नीचे गिरे हुए हैं और कितनी भयावह यह आग थी उसकी तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं यहाँ पर, और बगल में ये पेट शॉप है। पेट शॉप के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से जब आग लगी तो क्या यहाँ पर माहौल रहा होगा, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस बिल्डिंग की जहाँ पर ये घटना हुई और सबसे खतरनाक पॉइंट उसका यहीं पर है। ये जो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 AC के आउटर यूनिट और 2 एग्जॉस्ट जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। यहीं पर कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की शुरुआत सबसे पहले हुई। यहाँ पर AC से स्पार्क हो रहा था। नीचे देखिए, नीचे की तस्वीरें ये दिखाइए। ये बाइक 1 2 3 4 5 कम से कम 5 मोटरसाइकिल हैं जो कि जलकर खाक हो चुकी हैं। उसका मलबा हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं इस जगह की, घटनास्थल की तस्वीरें हम अंदर से आपको दिखा रहे थे। और इतनी बड़ी घटना हुई जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। वो क्या मंजर रहा होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन तस्वीरों से ही कि कितना संकरा ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। और इसी जगह से कूद रहे थे लोग, और ये कूद जब रहे थे यहाँ से जो छात्र थे वो कूद कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। जो घायल हुआ है छात्र वो इसी ग्रिल पर गिरने से घायल यहाँ पर हुआ था। ये तस्वीर देखिए आप, जिस तरीके से ग्रिल है इसके ऊपर ये नुकीला जो पाइप है वो निकला हुआ है और इसी जगह पर गिरने से भी घायल छात्र हुए थे। और ये वो वायर है, आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये केबल है। इस केबल के सहारे जो स्टूडेंट्स थे वो उतरने की कोशिश कर रहे थे। ये वो केबल है जिससे कि 2nd फ्लोर से उतरते हुए छात्र यहाँ पर दिखाई दिए थे। तो इसी केबल के सहारे कुछ छात्रों ने उतरकर जान बचाई, जो कि तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो क्या मंजर ये था इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आग की भयावहता आपने देखी और उसके अलावा अगर हम आपको तस्वीरें जो अंदर की एक्सक्लूसिव दिखा रहे थे TV9 भारतवर्ष पर वो हमने आपको दिखाई। देखिए ये एक और बैटरी स्कूटर है जो कि यहाँ पर जलकर खाक हो चुका है। सिर्फ उसका लोहे का ढांचा जो है वो इस वक्त आपको दिखाई देगा, पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। तो यानी जितने वाहन यहाँ पर लगे हुए थे लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा वो जलकर राख हो गए। जितने AC के आउटर यूनिट्स थे वो जलकर राख हो गए। पेट शॉप का जितना सामान था, माल यहाँ पर रखा हुआ था वो जलकर राख हो गया। और इस भीषण अग्निकांड ने 15 जिंदगियाँ ली। लखनऊ अग्निकांड में ही 15 लोगों की जान गई है। मरने वालों में ज्यादातर युवा थे। कई लोग ऐसे थे जो धुएं में दम घुटकर मौत का शिकार हुए, जिन्होंने अपनों को खोया है। आंसू केवल उनकी ही आंखों से नहीं बल्कि भयावह मंजर को देखकर डिप्टी CM भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। यूपी की इस घटना से पूरा देश जैसे सदमे में है। आंखें नम हैं, दिल में दर्द का समंदर है। लखनऊ के अलीगंज कोचिंग सेंटर की इस आग ने एक साथ 15 परिवारों के घरों में अंधेरा कर दिया। तबाही की लपटें फायर ब्रिगेड ने शांत कर दी, लेकिन आग में किसी ने बुढ़ापे का सहारा खोया, किसी ने अपना सुहाग, तो किसी ने अपने घर का चिराग। अगर थोड़ा ध्यान दे लिए होते तो आज इतने सारे बच्चे सब बच गए होते, मेरा बेटा भी आज जिंदा होता।
मेरा बेटा भी होता दुनिया में। लखनऊ की इस बिल्डिंग में दोपहर को आग सुलगी, लेकिन करीब 40 मिनट तक फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची। वो पता नहीं क्यों 23 साल के मृतक आदित्य की मां उस पल को कोस रही हैं। ये कहते हुए फफक पड़ती हैं कि काश वो 10 मिनट पहले कोचिंग ना पहुंचा होता तो वो जिंदा होता। अलीगंज अग्निकांड की कहानी के बाद अस्पताल से लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक लोग अपनों की तलाश में भटकते दिखे। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी, बेबसी का आलम, हर तरफ मातम पसरा था। भीषण अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हुई है, ज़्यादातर उसमें छात्र थे और अभी गहमा गहमी का यहाँ पर माहौल है। तमाम रिश्तेदार, उनके माता पिता पहुँच रहे हैं पोस्टमार्टम हाउस पर और अपने बच्चों के शव को लेकर यहाँ पर जा रहे हैं। देख सकते हैं आप कि तमाम यहाँ पर आपको एम्बुलेंस खड़े हुए दिखाई देंगे, लोग मोटरसाइकिल से आते जाते। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शव वाहन यहाँ पर 1, 2, 3, 4 मतलब 1 दर्जन से ज़्यादा शव वाहन यहाँ पर खड़े हैं। आग में कोचिंग सेंटर तबाह हो गया। इस बीच लखनऊ अग्निकांड ने लोगों को दिल्ली के मालवीय नगर होटल अग्निकांड की भी याद दिला दी। 3 जून 2026 को हुई मालवीय नगर होटल अग्निकांड में 22 लोगों की मौत हो गई थी। आपके आंखों में मैं आंसू देख रहा हूँ, किनको आपने खोया? तो आंसू तो जब उसकी याद आएगी तभी आएंगे, उसमें क्या बात। कौन था बच्चा? हाँ? कौन थे? हमारा भांजा था। कितने सालों में? जो वही 24, जो ज़्यादा मंजिलों बिल्डिंगें बनाए तो ये जो है कि केवल लिफ्ट का ही दूसरा जो है कि ऑप्शन होना चाहिए, सीढ़ियाँ तो होनी ही चाहिए, निकलने के लिए वेंटिलेशन होना चाहिए। काहे के लिए नहीं? 10 दिनों तक चलेगा। अभी दिल्ली वाला चला और वो भी धीरे धीरे अभी रेखा गुप्ता जी जो है कि सब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और फिर उसके बाद अभी जब ये इसमें आए तो इसमें भी यही हो जाएगा। ये मामा हैं मृतक के और इनका कहना है कि जो दुख उनको पहुंचा है, जिस दुख में आज परिवार है, उसको कोई नहीं समझ सकता। और साथ ही साथ सरकार से उन्होंने स्पष्ट मांग की है कि कार्रवाई की बात होती है, 10 दिन तक सब कुछ चलता है, लेकिन उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो जाता है। इस तरीके की बिल्डिंग्स पर पूरे शहर में यानी और यूँ कहें कि पूरे प्रदेश में ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे चल के ऐसी कोई जान न जाने पाए। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में घायलों के साथ मृतकों के परिजन भी पहुंचे, जो उन सवालों से भी जूझते नजर आए कि जो बच्चे अपने भविष्य के खातिर घर से निकले थे, बच्चों के साथ उनका भविष्य भी जैसे खत्म हो गया। बॉडी केजीएमयू चली गई। जब केजीएमयू हम लोग ट्रामा में इमरजेंसी में आते हैं तो पता चलता है हमारे दोस्त का भी नाम है अब्दुल रहमान। मेरा जो दोस्त है वो तो वापस आएगा नहीं। मुआवजा का हमें यही है कि थोड़ा सा उसके लिए मुआवजा उसके घर वालों को मिल सके तो मिल जाए, बाकी और कुछ कह नहीं सकते। तो ये बता रहे थे इनके दोस्त की कहानी, जो कि अपने परिवार के इकलौते जो कमाने वाले थे और हाल फिलहाल ही नौकरी शुरू की थी। इस अग्निकांड में इंसान ही नहीं, बेजुबान भी हताहत हुए। 3 मंजिला इमारत के पहले फ्लोर पर पेट शॉप थी, जहां अफरा तफरी के बीच बेजुबानों को देखने वाला शायद कोई नहीं था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ कुत्तों को तो बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन बाकी अंदर ही रह गए। जब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो पुलिसकर्मी और स्थानीय लोगों ने कई बिल्लियों और अन्य जानवरों को बचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो लखनऊ में हुए इस भीषण अग्निकांड के बाद अनगिनत सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे। सवाल सिस्टम का भी है और जिम्मेदारियों का भी। 15 लोगों को इस सिस्टम ने निगल डाला। लखनऊ में यह आग कैसे लगी? बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार कौन? ये लापरवाही या फिर अनदेखी? कब तक ऐसे अग्निकांड होते रहेंगे? क्या सिस्टम को कोई फर्क पड़ता है? कब सबक लेगा सिस्टम? लखनऊ में लगी आग को घंटों की मशक्कत के बाद बुझा लिया गया, लेकिन इस आग से कई सवाल सुलग उठे हैं और सबसे बड़ा सवाल प्रशासनिक व्यवस्था पर। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगने के 40 मिनट तक फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची। यहीं पर बड़ा सवाल खड़ा होता है।
कि 2 किलोमीटर के दायरे में फायर ब्रिगेड दफ्तर है तो वहां पहुंचने में 40 मिनट कैसे लगे। अलीगंज स्थित इस इमारत में हुए अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के आदेश 10 मई 2016 को दिया गया था। अनाधिकृत निर्माण को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA ने केस भी दर्ज किया था। तो फिर 2026 तक बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यही नहीं, ध्वस्तीकरण आदेश को 2 महीने से भी कम समय में 5 जुलाई 2016 को निरस्त कर दिया गया। तो आखिर ध्वस्तीकरण आदेश क्यों वापस लिया गया? अलीगंज अग्निकांड के बाद प्राधिकरण की पुरानी कार्रवाई और बिल्डिंग की वैधता जांच के केंद्र में है। सवाल ये भी है कि इसी महीने की शुरुआत में महज 20 दिन पहले दिल्ली के मालवीय नगर घटना के बाद यूपी सरकार ने भी फायर ऑडिट के निर्देश दिए थे। प्रदेश के सभी जिलों में फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान भी चलाया गया था। फिर ऑडिट अभियान के 1 महीने के भीतर ये दुर्घटना कैसे हुई? अग्निकांड के बाद सवाल यहीं खत्म नहीं होता। जानकारी के मुताबिक इस इमारत को 2014 में रेजिडेंशियल से कॉमर्शियल बना दिया गया था। नगर निगम 2022 से बिल्डिंग से कॉमर्शियल टैक्स भी ले रहा था। इस मामले में तत्कालीन अफसरों और इंजीनियरों पर कार्रवाई करने के लिए लिस्ट तैयार कर ली गई है। कुल 16 अभियुक्त हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 4 लोगों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है, जिनमें गौरव कुमार एक्सीएन जानकीपुरम, कमलेंद्र कुमार सिंह FSSO फायर विभाग इंदिरा नगर, अनिल कुमार असिस्टेंट इंजीनियर, प्रमोद पांडे जूनियर इंजीनियर शामिल हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या नियमों की अनदेखी, फायर सेफ्टी में लापरवाही और प्रशासनिक मिलीभगत ने 15 लोगों की जान ले ली? अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें डीजीपी राजीव कृष्ण के नेतृत्व में 2 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है। जांच दल को 7 दिनों के अंदर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपने का भी आदेश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हकीकत यह है कि 15 लोगों को सिस्टम ने निगल लिया है। अब इन्फॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल आपके सामने रखते हैं, जहां 19 जनवरी 2013 प्रॉपर्टी वीरेंद्र सुरेंद्र शुक्ला ने खरीदी। ये पूरी टाइमलाइन आपके सामने इसलिए क्योंकि इस आधार से आपको ये पता लगेगा कि आखिर कैसे सभी लॉज का वायलेशन हुआ है, क्योंकि 20 अगस्त 2014 में ही आवासीय उपयोग के लिए नक्शा स्वीकृत हुआ और पाए जाने पर LDA ने मुकदमा भी अवैध निर्माण का दर्ज किया। जी हाँ, 10 मई 2016 अवैध निर्माण के खिलाफ बाकायदा ध्वस्तीकरण आदेश जारी किया जाता है। वो बिल्डिंग जहां पर यह अग्निकांड हुआ है उसके ध्वस्तीकरण का आदेश 10 साल पहले जारी हुआ था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ध्वस्तीकरण का आदेश क्योंकि 2 महीने बाद ही 5 जुलाई 2016 को निरस्त कर दिया जाता है। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप सोचते रहिए। 2014 में आवासीय इमारत को कमर्शियल बनाया गया। अवैध निर्माण के बाद भी ध्वस्तीकरण आदेश वापस क्यों लिया गया, यह अपने आप में वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हर कोई जानना चाहता है। समीर, आप बार-बार 10 साल का जिक्र कर रहे हैं, इसीलिए सवाल यही है कि 2016 से लेकर 2026 तक कोई कार्रवाई हुई क्यों नहीं? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और अब 3 जून के बाद सरकार ने फायर ऑडिट के निर्देश दिए, ये इसको लेकर भी सवाल है, क्या अलीगंज की इस इमारत का फायर ऑडिट हुआ? जी हाँ, और जवाब है नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो शायद ये अग्निकांड ही नहीं हुआ होता, क्योंकि बिना NOC के, बिना फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के NOC के ये बिल्डिंग संचालित की जा रही थी और इतने लोगों की जान को दांव पर लगाया जा रहा था। प्रशासन सो रहा था। अब लखनऊ में ही 3 मंजिला इमारत कैसे लाक्षागृह बन गई, 15 लोगों की मौत हुई कैसे, एक और रिपोर्ट देखिए। दोपहर करीब 2:15 बजे का वक्त था। अलीगंज की उषा मेहता मार्ग पर बनी 3 मंजिला इमारत धू-धू कर जल रही थी। बिल्डिंग के अंदर चीखें गूंज रही थी। वो जान बचाने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन बाहर खड़े लोग इस आग के आगे बेबस और असहाय थे। कुछ बच्चों ने साहस दिखाया और बिजली के केबल के सहारे बिल्डिंग से बाहर निकलकर जान बचाई, तो कई लोगों ने ऊपरी मंजिल से छलांग लगा दी। लेकिन कुछ ऐसे भी बदनसीब रहे जिन्हें जिंदगी ने वक्त ही नहीं दिया और आग में झुलसने, धुएं में दम घुटने से मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि दूसरी मंजिल पर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में शॉर्ट सर्किट से निकली एक चिंगारी और फिर सब खत्म कर दिया। कई घर उजाड़ दिए। इस बिल्डिंग में सुबह भी आग लगी थी। अगर उससे सबक ले लिया गया होता, सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए होते तो दोपहर को हुए इस अग्निकांड में 15 लोगों की मौत नहीं हुई होती। राज्य सरकार ने जांच के लिए 2 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया। 1 सप्ताह में रिपोर्ट आएगी, लेकिन शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई हैं, वो सिस्टम की गंभीर लापरवाही उजागर करती हैं। बिल्डिंग में कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, जिसकी वजह से आग लगने के दौरान लोगों के पास बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं था। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं थी और न ही आग बुझाने के लिए कोई जरूरी उपकरण मौजूद थे। बिल्डिंग के ऑफिस का मुख्य गेट थंब इम्प्रेशन यानी बायोमेट्रिक सिस्टम से खुलता था। आग लगने के बाद बिजली और सिस्टम फेल होने से गेट ऑटोमेटिक लॉक हो गया, जिसके चलते अंदर मौजूद लोग बाहर नहीं निकल सके और कई लोग फंस गए। – 2014 में इस रेजिडेंशियल मैप को बदलकर कॉमर्शियल उपयोग के लिए पास कराया गया था, लेकिन सुरक्षा के जरूरी उपाय नहीं किए गए। इस 3 मंजिला इमारत के पहले फ्लोर पर पेट शॉप थी, दूसरे फ्लोर पर ग्राफिक एनिमेशन का काम होता था। साथ ही समर कैंप के तहत कुछ छात्रों को इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती थी। टॉप फ्लोर पर लाइब्रेरी थी। आग सेकंड फ्लोर से फैली और पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई। नतीजा ये रहा कि सुबह जो घर से भविष्य की उम्मीदें और सपने लेकर निकले थे, वो घर नहीं लौट पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आपको बता दें, हैदराबाद के जलपल्ली इलाके में आग लगी है। प्लास्टिक फैक्ट्री में अचानक लगी आग की तस्वीरें सामने आई। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग बुझाने की कैसे कोशिश हुई, देखिए तस्वीरें। प्लास्टिक फैक्ट्री में अचानक लगी आग। प्राथमिकता थी बेकाबू आग पर काबू पाना और ये जानना कि क्या अंदर लोग मौजूद थे। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने घंटों इसी तरह बेकाबू आग पर काबू पाने की कोशिश की और इन आग की तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा का पूरा हिस्सा आग की चपेट में है। प्लास्टिक फैक्ट्री में अचानक आग लगी और प्लास्टिक फैक्ट्री है, इसलिए आग तेजी से फैलती गई। आग का ये विकराल रूप, जहां देखिए सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। अब आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले के परवाड़ा में भी लगी भीषण आग की तस्वीर देखिए। ये दक्षिण एनर्जी इंडस्ट्रीज में लगी आग को लेकर खबर है। 2 लोगों की इसमें मौत हुई है, कई मजदूर घायल हुए। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम जुटी है। कोशिश ये की गई कि अंदर फंसे मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके, क्योंकि आग का ये विकराल रूप, फैक्ट्री का हर हिस्सा आग की चपेट में। हालांकि इस फैलती आग पर काबू पाने की कोशिश, वहीं इस आग के पीछे फंसे मजदूरों को भी निकालने का प्रयास किया गया। 2 लोगों की इसमें जान चली गई, जबकि कई मजदूर को घायल अवस्था में बाहर निकाला गया। अब कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट में धमाके को लेकर खबर, जहां रास लफान प्लांट में धमाके के बाद आगजनी हुई और 12 भारतीयों समेत 13 की मौत की खबर आई। 60 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। 2 दिन पहले ही प्रोडक्शन का काम शुरू हुआ था। आग की एक और घटना, जहां देखिए किस तरीके से इस प्लांट में लगी आग के बाद दूर दूर तक काले धुएं का ये गुबार। ये कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट में धमाके के बाद की तस्वीर है। रास लफान प्लांट, धमाके के बाद आगजनी। दर्दनाक हादसे में 12 भारतीयों समेत 13 की मौत हुई है, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर यह भी है कि 2 दिन पहले ही इस प्लांट में प्रोडक्शन का काम शुरू हुआ था। बड़ी खबर है पुणे में कारोबारी के ऑफिस पर फायरिंग को लेकर भी, जहां बदमाशों ने 4 राउंड फायर किया है और फायरिंग के वक्त अभियुक्तों ने वीडियो भी बनाया। लॉरेंस गैंग ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। फोन कॉल का जवाब न देने पर फायरिंग का दावा किया गया है। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां पुणे से सामने आई वो तस्वीर जिसमें देखिए कैसे कारोबारी के ऑफिस पर फायरिंग। 2 बदमाश, नकाबपोश बदमाश, जिसमें से एक फायरिंग करता रहा और दूसरा वीडियो बनाता रहा। 4 राउंड फायर किया गया।
फायरिंग के वक्त अभियुक्तों ने वीडियो भी बनाया। बड़ी खबर यह है कि लॉरेंस गैंग ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है और दावा यह किया कि फोन कॉल का जवाब नहीं दिया गया, इसलिए फायरिंग। देर रात की ये तस्वीरें, नकाबपोश बदमाशों ने कारोबारी को किया टारगेट। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए पुलिस फिलहाल इलाके में लगे सीसीटीवी के आधार पर भी मामले की जांच में जुटी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस फायरिंग की वारदात को कैसे अंजाम दिया गया उसकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, क्योंकि पुणे की ये घटना है जहां एक कारोबारी को टारगेट किया गया। और पुणे से सामने आई इन तस्वीरों के बाद एक और सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि लॉरेंस गैंग ने इस हमले की अब जिम्मेदारी ली है।